हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि द शैडो लाइन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ उसी नॉवेल की समरी लेकर। तो आइए दोस्तों, इसकी समरी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाओ उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, ये जो नॉवेल है यानी कि द शैडो लाइन, ये एक नॉवेला है। यानी कि इसका जो जॉनरा है वो एक नॉवेला है। और नॉवेला उसे कहते हैं जिसके पेजेस जिस नॉवेल के पेजेस 500 से कम हो, हम मतलब छोटी सी नॉवेल हो, हम उसे नॉवेला कहते हैं। तो ये याद रखिए दोस्तों। और इसे लिखा है ब्रिटिश, यानी कि जो मॉडर्न ब्रिटिश पोलिश नॉवेलिस्ट है, यानी कि जोसेफ कॉनराड इनोनी। ये मतलब पहले पोलिश में लिखा करते थे, बाद में ये इन्होंने मतलब इंग्लिश सीखी और इंग्लिश में ये लिखना इन्होंने शुरू किया। तो ये याद रखिए। अब जैसे कि जॉनरा की बात हुई, ये एक नॉवेला है और साथ ही साथ इसे एक नॉटिकल फिक्शन भी कह सकते हैं हम। यानी कि नॉटिकल फिक्शन सिंपल बात है, ये सी के ऊपर है, यानी कि सी एडवेंचर्स वगैरह वगैरह, तो पानी से रिलेटेड है। तो हम इसे कुछ हद तक नॉटिकल फिक्शन कह सकते हैं। ओके, आपकी क्या राय है, आप नीचे बता सकते हो। ओके, तो सेटिंग, अब बात करते हैं सेटिंग, सबसे अहम मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग सिंपल है। इस नॉवेल में एक समंदर में एक सी वोएज, यानी कि एक जर्नी दिखाई गई है। समंदर में जो जर्नी होती है ना, समंदर वोएज की, तो वो दिखाई गई है। और उसकी जो सेटिंग है कुछ इस प्रकार है, मतलब इसकी शुरुआत होती है नॉवेल में, मतलब इस समंदर की जर्नी से, सी वोएज की, ईस्ट की तरफ से, यानी कि थाईलैंड, यानी कि मतलब हम जब जितने भी सारे है ना, भारत, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड वगैरह, ये ईस्ट वाली कंट्रीज। और इसका जो डेस्टिनेशन होता है वो वेस्ट साइड में, यानी कि मतलब यूरोप, अफ्रीका वगैरह वगैरह जितना भी, तो इसका डेस्टिनेशन होता है इंग्लैंड। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, आई होप सो। हाँ, अब बात करते हैं सेटिंग के बाद बात करते हैं इसके थीम के बारे में। तो याद रखिए कि जोसेफ कॉर्नेल की बहुत सारी नॉवेल्स ऐसी है कि जिसमें उसकी उसकी जो थीम होती है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल, आदमी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि इसकी थीम जो कुछ है साइकोलॉजिकल हद तक है, और साथ ही साथ इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, थीम हुई, जॉनरा हुआ, सेटिंग हुई। ओके, और इस नॉवेल को याद रखिए दोस्तों, इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था 1917 में, याद रखिए। अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड इसका ऐसा है दोस्तों, ये नॉवेल कुछ हद तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में लिखी गई है। द फर्स्ट जितना भी है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बीच में ये नॉवेल लिखी गई है और बाद में इसे पब्लिश किया गया है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जोसेफ कॉनराड का जो बेटा था, जो मतलब बोरिस उनका बेटा था, तो वो इस वॉर में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जख्मी हुआ था और उसे काफी चोटें आई हुई थी, वो चोटिल हुआ था। और जोसेफ कॉनराड खुद, उन्होंने 27 साल तक मतलब इस फील्ड में काम किया है। मतलब वो खुद मेट थे, वो खुद कैप्टन थे इस फील्ड में, इसलिए वो इसी सब्जेक्ट पर लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी ये फेवरेट फील्ड है। ओके, तो उनका 27 साल का सफर है, जो तजुर्बा है, वो मतलब उसका भी कुछ हद तक ये यूज करते हैं अपनी नॉवेल्स में। ओके, क्या तक बात क्लियर? हाँ, तो अब नॉवेल्स की मतलब नॉवेल का जॉनरा हो गया। जॉनरा जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉनरा है नॉवेला। सेटिंग आपको बता दी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी कि मतलब बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड से लेकर इंग्लैंड की ओर। ओके, और उसके बाद थीम बता दी जो कि साइकोलॉजिकल है। बैकग्राउंड तो आपको बता दिया कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में ये लिखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसमें कुछ चुने गिने कैरेक्टर्स हैं, मैंने लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने उनको ले लिया। तो आइए कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है द नैरेटर, जिसका कोई भी नाम दिया गया नहीं है, मतलब उसको कुछ भी नाम नहीं है, और यही नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। यानी कि नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? द नैरेटर। और यही मतलब इसे हम राइटर कह लो, या इसे मतलब इस
सारा मेन ये है, मतलब और इस नोवेला में मतलब जो नैरेटर है वही कैप्टन है, जो नया कैप्टन है। तो ये पहला कैरेक्टर है नैरेटर का। दूसरा कैरेक्टर है द ओल्ड कैप्टन, यानी कि ये भी एक कैप्टन है, मतलब उस नॉवेल में दिखाया गया है। तो ये मतलब मरने से पहले कुछ पागल हुआ था, वो कुछ ऐसी गलत हरकतें करता था, यानी कि सुसाइडिकल अटेम्प्ट वगैरह वगैरह। तो वो मतलब पागल था, तो वो मर चुका है। तीसरा कैरेक्टर है रैंसम। अब ये रैंसम उसी नॉवेल का एक हिस्सा है। नॉवेल में मतलब एक शिप में वो कुक का काम करता है, और ये अच्छा आदमी है, ब्रेव आदमी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर बार्न्स। अब याद रखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मिस्टर बार्न्स। तो मिस्टर बार्न्स जो है वो मतलब एक पुराने मेट है शिप पर, वो भी इम्पोर्टेंट आदमी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद है कैप्टन जाइल्स, ये अगला जो कैरेक्टर है। तो कैप्टन जाइल्स को भी आप भूले मत, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर है द स्टीवर्ड, यानी कि जो काम करने वाला है। ये कुछ खड़ूस टाइप का आदमी है, मतलब वो अच्छी तरह से पेश नहीं आता नैरेटर के साथ, मतलब बुरे किस्म का आदमी। ओके, तो उसके बाद और दो कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर है हैमिल्टन, मतलब ये भी एक सीमैन है। और बाकी पूरा जो एंटायर क्रू होता है ना, पूरा मतलब शिप में जितना भी मतलब जितने भी सारे स्टाफ लोग हैं वो पूरा। ओके, तो उनको हम मतलब क्रू कहेंगे, यानी कि उनका जो जितना भी संगठन है, जितने भी वर्कर जो लोग हैं, हम उसे कहेंगे क्रू। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब तक मैंने नॉवेल का बैकग्राउंड बताया, उसका जॉनरा बताया, उसकी सेटिंग बताई, उसकी थीम बताई, उसका उसके कैरेक्टर्स बताए। अब बात करते हैं उसकी समरी के बारे में। ओके, अब इसकी समरी आसान भाषा में समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो शुरुआत में नॉवेल की समरी कुछ इस प्रकार की है कि मानो जो नैरेक्टर है, खुद नैरेटर, वो ये सारा मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है किसी लोगों के साथ, और वो बता रहा है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उसने ऐसा ऐसा किया था, जब वो मतलब यूथ में था, मतलब जो वो नौजवान था, मतलब ना ही तो वो ज्यादा यंग था और ना ही वो मैच्योर था, वो दोनों के बीच में था। ओके, और हुआ क्या, उसका जो पहला मतलब ये जो एक शिप में काम करता था, उस शिप में वो मेट का काम करता था। तो उस शिप में मतलब उसे वो काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उस काम को छोड़ दिया और वो अपने दफ्तर में जाकर मतलब ऐसे ही वो बैठ गया, मतलब वो नाखुश था उस जॉब से। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो दफ्तर में जो लोग होते हैं ना बाकी के, उनके साथ उसकी बातचीत वगैरह हुई। फिर बाद में एक दिन उसकी कैप्टन जाइल्स के साथ बातचीत हुई। तो वो काफी अच्छे हद तक मतलब काफी अच्छे दोस्त थे, वो एक अच्छा उनका रिश्ता था। तो एक दिन वो जब रात को बात करते हैं ना, तो तभी उसे ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो उसके बारे में, यानी कि नैरेटर के बारे में कोई तो चुपके से बात कर रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है। तो ये जब दोनों देखते हैं चिपके से, तो एक हैमिल्टन नाम का एक सीमैन होता है और वो बात करता होता है किसी के साथ कि नहीं यार, ये नैरेटर है, इसको मौका मिलना चाहिए, ये अच्छा आदमी है, इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है, तो इसको कैप्टन बनने का मौका मिलना चाहिए। तो अब ये कैप्टन जैस क्या बोलता है कि भाई ये इस मतलब उस दफ्तर में जो स्टीवर्ड है, यानी कि ना वो कुछ उसे मतलब उसकी एक्टिविटीज ऐसे डाउटफुल लगती है। वो बोलता है कि कुछ तो झोल है इस आदमी के बारे में, ये स्टीवर्ड कुछ हद तक कुछ तो गलत काम करता होगा, तुम इस पर नजर रखो, इसकी जासूसी करो। ओके, तो ये बंदा क्या करता है, ये जाता है अगले दिन नैरेटर, और वो स्टीवर्ड से मिलता है कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है, फलाना फलाना वगैरह। तो फिर बाद में उससे उसको एक बात पता चलती है कि उसे लेटर आया होता है, एक इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है ना, तो हार्बर ऑफिस से मतलब एक कॉल लेटर आया होता है उसको जॉब के लिए। ओके, तो फिर उसे पता चलता है कि मुझे तो एक कॉल लेटर आया, मुझे अब पता चला। तो ये भाई क्या करता है, तुरंत जाता है, इंटरव्यू देता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। अब नैरेटर सिलेक्ट हुआ, तो नैरेटर को पहली बार कैप्टन का जॉब मिला, मतलब इससे पहले वो मेट बनकर काम करता था,
अब ये बंदा कैप्टन पहली बार होगा। ओके, तो ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। तो उसको ऐसी शिप में भेजा जाता है जो कि आगे चलकर काफी दिक्कतें पैदा करती है वो शिप। तो जब वो शिप में जाता है एक्साइटमेंट में, जब वो शिप को मतलब कंट्रोल में ले लेता है, चलाना शुरू करता है, तो कुछ दिन तक ठीक ठाक रहता है। बाद में फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। जैसे कि बता दूं कि सबसे पहले मतलब ये जो शिप होती है, ऐसा मतलब उस शिप में मतलब सबसे पहले क्या होता है, अचानक उस शिप में मतलब वो मलेरिया का दौर होता है। तो अचानक जो मलेरिया का दौर होता है, तो सारे मतलब एंटायर क्रू को, सभी लोगों को मतलब ऐसा फीवर आने लगता है, अचानक से मलेरिया होने लगता है। हाँ, तो बहुत सारे मतलब उसके चपेट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि उसका जो मेट होता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट मेट होता है ना आदमी, मिस्टर बर्न्स यानी कि मिस्टर बार्न्स जो होते हैं ना, उनको भी ये हो जाता है मलेरिया। तो फिर ये नैरेटर को काफी बुरा लगता है कि मैंने पहले ही बार शिप हाथ में ले लिया और ये सब बुरा होने लगा है। कभी तूफान आने लगता है, कभी हवा नहीं आती, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। और वो तो मिस्टर बांस उसे कहता है कि भाई ये शिप जो है ना, ये हॉन्टेड शिप है। वो बोलता है कैसे? तो मिस्टर बांस बताते हैं कि भाई मेरे साथ एक आदमी पहले काम करता था इसी जगह पर, कैप्टन था वो। तो वो जो कैप्टन था, तो वो कुछ पागल किस्म का आदमी था। तो वो एक वक्त वो क्या करने लगा, खुद सुसाइड करने लगा और वो सारे शिप को पानी में डुबाने लगा। लेकिन हमने उससे मतलब इस शिप को छुड़ाया, लेकिन बाद में वो मर गया और उस इसी समंदर में हमने फेंक दिया। तो आज भी मतलब उसकी आत्मा इस जगह भटकती है। तो ये एक हॉन्टेड शिप है। तो पहले तो नैरेटर घबरा जाता कि भाई सच में इसमें आत्मा है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो कुछ हद तक कंट्रोल करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो मलेरिया का जो मतलब फैला होने लगता है, वो तेजी से होने लगता है और सारे लोगों को होने लगता है। तो ये जब नैरेटर जाता है, देखता है कि उनके पास इमरजेंसी दवाई सारी होती है ना, पूरी दवाई, आपको पता है ना दवाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जब देखता है जाके, तो वहां पर दवाई ही मौजूद नहीं होती। ये जो दवाई होती है ना, क्विनाइन नाम की दवाई होती है, जो मलाई जो भी मतलब ये मलेरिया वगैरह जो है ना पूरा, तो मलेरिया के ऊपर जो काम करने वाली दवाई होती है उसे क्विनाइन कहा जाता है। तो क्विनाइन वहां पर अवेलेबल नहीं होती। तो कोई बताता है, मतलब वही मिस्टर बांस बताते कि वो आदमी चोर भी था, तो शायद उसने चोरी की होगी। और ऐसा कहा जाता है कि उस मतलब जो पहला कैप्टन था वो बुरा था, उसने वो बेच दी थी चोरी करके। तो काफी हद तक वो निराश हो जाता है। कौन? मतलब ये जो नैरेटर है, कि वो बोलते हैं यार जब से मैंने शिप को हाथ में ले लिया सब बुरा हो रहा है। कभी तूफान आ जाता है, तो कभी हवा ही नहीं चलती, कभी बीच में शिप अटक जाती है पानी में, बिना बिना हवा के आगे नहीं बढ़ती, कभी मलेरिया आ जाता है, कभी मेडिसिन नहीं मिल पाता। ये बुरा क्या हो रहा है यार, मैं तो पहली बार ही शिप में आया हूँ, और एक तो मैं मैच्योर नहीं हूँ, मतलब मैं एक यंग हूँ और दोनों के बीच में हूँ, मेरा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। तो काफी दिक्कतों के बाद फिर भी किसी हालत में वो नैरेटर यानी कि जो कैप्टन है, जो नया कैप्टन है, वो किसी हाल में उस शिप को यानी कि 15 दिन का पूरा वॉयज करते हैं, 15 दिन की वो जर्नी कवर करते हैं और वो उन लोगों को वहां तक पहुंचा देता है। ओके, तो ऐसे करके उसका सफर खत्म होता है। और किसी तरह वो सफर खत्म करने के बाद वो दोबारा कैप्टन जाइल्स से मिलने जाता है और उसको वो शेयर करता है उसका एक्सप्रेस कि यार मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं ये शिप का कैप्टन का काम करूं, क्योंकि शायद कुछ तो प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो ऐसा वो उससे बातचीत करता है और फिर बाद में वो क्या करता है कि चलो ये हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो वो सफर खत्म करने के बाद जेल से मिलता है। जेल से मिलने के बाद वो फिर दोबारा अपना अगला जो सफर होता है उस काम पे निकलने पड़ता है, इंडियन ओशियन की ओर, फिर से किसी और शिप में। और जाते जाते वो जो रैंसम होता है उस शिप का कुक, जो उसको काफी मदद करता है ऐसे संकट में, ऐसे दिक्कतों में उसका काफी मतलब हाथ बढ़ाता है, मदद करता है। तो इसीलिए वो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन लेकर लेटर छोड़ जाता है कि जिससे उसको उसको कुछ फायदा हो, किसको? रैंसम को। तो इस प्रकार कुछ स्टोरी का एंड होता है। तो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है स्टोरी, समरी आसान भाषा में है,
मैंने कोशिश की कि इसे आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं। एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको इसकी समरी अच्छी समझ आए। तो ये जो नॉवेल है, ये एक नॉवेल है एक्चुअली, आपको जैसे मैंने बताया। और इस नॉवेला में आपने देखा कि इसकी जो थीम है, वो इम्पोर्टेंट जो थीम जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है। काफ़ी मतलब ऐसे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है नैरेटर को, खुद को और बाकी क्रू मेंबर्स को। तो नॉवेला में और क्या खास बातें हैं, ये मतलब खुद जो नैरेटर है, शायद ये नैरेटर अपने जीवन काल की भी बातें बता रहे हो, पता नहीं। मतलब वो खुद के जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन बगैर नाम डाले। तो ये मतलब इस नॉवेल में उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेला है, तो इसे याद रखिए। और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। और इसके अलावा ये जो नॉवेला है, जैसे हमने देखा कि इसमें कुछ मतलब ग्लिम्सेस जो मिलती है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें खुद यानी कि जोसेफ कॉनराड का बेटा जो था बोरिस, वो भी इसमें जख्मी हुआ था। तो ये बात भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और शायद इसी का कुछ इम्पैक्ट उनके माइंड पर हुआ होगा, हमें पता नहीं। लेकिन तो यही कुछ नॉवेल की समरी थी। और आई होप आपको ये नॉवेल की समरी पसंद आई हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार किसी और वीडियो की समरी के साथ मैं दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए बाय।